नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। लेकिन सबसे पहले बात अमेरिका की। मैं आऊंगा, इजराइल पर भी आऊंगा, फलस्तीन, सीरिया, लेबनान सब पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात अमेरिका की। ट्रंप जिस तरह से बिहेव कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो दुनिया का राजा हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी उसके घर में ही है। अमेरिका में कानून है, संविधान है, और संविधान के हिसाब से वहां पर कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, और उन कोर्ट्स में सारे मामले जा रहे हैं। जितने मामलों पर वो शोर मचा रहा है, सारे मामले कोर्ट्स पे जा रहे हैं। जैसे उसने ढेर सारे सरकारी कर्मचारियों को, फेडरल एम्प्लॉइज को एक बार में 1 सेकंड में निकाल दिया। अब जो लोग हिंदुस्तान में भी रहते हैं वो जानते हैं कि जब आप सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हैं तो बाकायदा सरकार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उसमें इस तरह से आपको निकाला नहीं जा सकता। ये प्राइवेट सेक्टर में होता है कि किसी को भी आज रखा और कल निकाल दिया। अब ये फेडरल कर्मचारी पहुंचे सारे के सारे कोर्ट में, और कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। 2 जजेज की एक कोर्ट ने साफ फैसला दिया कि ये जो कुछ है वो इलीगल है। और ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया, ऐसे उसके कई फैसलों पर कोर्ट रोक लगा चुका है। और अब एलन मस्क चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये लीगल कू हो रहा है। मतलब जजेस सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करने के लिए चुने हुए हैं। यह बात कई बार हमारे हिंदुस्तान में भी, हमारे भारत के भी नेता भूल जाते हैं, और ट्रंप तो लगातार भूला ही हुआ है। जिस तरह से इजराइल को उसने छूट दी है गजा के अंदर नरसंहार करने की, बिल्कुल जेनोसाइड करने की, अभी इन मामलों पर भी बहुत कुछ होना है। वहां एक तूफान आया है जिसमें 36 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके पहले भी तूफान और पानी में ढेर सारे लोग मारे गए थे, ढेर सारी संपत्ति नष्ट हुई थी। अमेरिका उनकी मदद तो कर नहीं पा रहा है, हां दुनिया भर में गुंडागर्दी करने की कोशिश जरूर कर रहा है। और इसका एक असर यह हुआ है, कल एक वीडियो आया, वो वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन ट्विटर का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, जिसमें टेस्ला की कारें लाइन से लगी हुई थी और किसी ने सारी टेस्ला की कारें जला दी। एलन मस्क इसको आतंकवाद कह रहा है। एलन मस्क, तुम जिस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हो, जिस तरह से इजराइल को तुम पूरी छूट दे रहे हो, और जिस तरह से दुनिया भर में लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, अपने यहां जो लोग फलस्तीन के साथ खड़े हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, उसका गुस्सा निकलेगा। अभी तो यूरोप में टेस्ला का बहिष्कार चल रहा है, अमेरिका में टेस्ला के जलाने की खबरें आई हैं, और भी बहुत कुछ होगा अगर दुनिया और देश के लोगों को तुम ऐसे ही दबाने की कोशिशें करते रहोगे। जबकि एलन मस्क तो कहीं से कोई चुना हुआ प्रतिनिधि भी नहीं है, सिर्फ उसने पैसे लगाए हैं ट्रंप के लिए। और इतने सब के बावजूद कल एक वीडियो आया एनवाईसी में, न्यूयॉर्क में, विरोध का, एहतजाज का, जिसमें फलस्तीन के फेवर में, इजराइल के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर आ गए थे। इसके पहले वो सर्वे आ चुका है जिसमें अमेरिका के 50% से ज्यादा लोग इजराइल के साथ खड़े नहीं हैं। एक और खबर आई कि जॉन एफ कैनेडी की जो हत्या हुई थी, उसके जो गोपनीय पेपर्स थे वो ओपन कर दिए गए। पेपर्स तो ओपन कर दिए गए हैं, लेकिन हजारों पन्ने हैं, उनको पढ़ने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हां, शुरुआती पन्ने देखने पर कुछ चीजें बहुत साफ साफ दिखाई दे देती हैं। शुरुआती पन्ने पढ़ने पर समझ में आता है कि सीआईए इसको ओपन करने के लिए बहुत पहले तैयार थी। बस एक शर्त थी कि जहां जहां इजराइल लिखा हुआ है उसको डिलीट कर दिया जाए, यानी इजराइल का नाम किसी तरह से ना आए। ऐसा क्यों हुआ होगा, आप खुद सोचिएगा। आखिर जॉन एफ कैनेडी की हत्या, जिसका आरोप इजराइल के ऊपर लगता रहा है, उसकी रिपोर्ट से इजराइल का नाम क्यों गायब करना चाहती थी सीआईए, ये आप सोचते रहिएगा। पेपर सारे आ गए हैं, उनको पढ़ने के बाद मैं उन पर डिटेल में बात करूंगा। उधर जैसा मैंने कहा था, हूथी ने अपने हमले शुरू कर दिए हैं। हूथी का कहना है कि इजराइल का जो नेवातिम एयरबेस है उसके ऊपर उसने हमले किए हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल पैलेस्टाइन 2 जो उसकी बैलिस्टिक मिसाइल है उससे हमले किए हैं। इजराइल हमेशा की तरह कह रहा है कि हमले रास्ते में ही रोक दिए गए, लेकिन असल में जमीन पर क्या हुआ ये किसी को नहीं पता है। जो पता है वो मैं आपको बता रहा हूं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरेस्क जो है वो सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है दुनिया की, और इजराइल को जो हथियार जाते हैं ज्यादातर इसी शिपिंग कंपनी से जाते हैं, वही रेड सी का रास्ता लेकर। उसने ये घोषणा की है कि जब तक गजा में वार चल रहा है तब तक हम हथियार लेकर इजराइल में नहीं जाएंगे। क्यों की होगी घोषणा? आज तक तो वो बड़े आराम से भेज रहा था। अब क्यों की होगी घोषणा? क्योंकि हूथी ने साफ कहा है कि रेड सी की तरफ से जो भी जहाजें जाएंगी उनके ऊपर हमला करेंगे। बल्कि हूथी ने तो यह दावा किया है कि हमने चौथी बार यूएसएस ट्रूमैन को निशाना बनाया है। यूएसएस ट्रूमैन क्या है? वो एक शिप है
जो फाइटर प्लेन्स को कैरी करती है, यानी फाइटर प्लेन्स उस पर आते हैं और वहां से फिर उड़ान भर सकते हैं। और चौथी बार, 3 बार का तो कंफर्म था और हूथी ने यह दावा किया है कि चौथी बार उसने यूएसएस ट्रूमैन को निशाना बनाया है। अब अगर वो यूएसएस ट्रूमैन को निशाना बना रही है, अमेरिका इस बात से मना कर रहा है, कह रहा है निशाना नहीं लगा है, लेकिन अगर वो यूएसएस ट्रूमैन को निशाना बना रही है तो जाहिर है कि जो एक बिजनेस कंपनी है मैरिस्क, उसको बिल्कुल ये डर है और वो जानती है, पहले भी उसके जहाजों पर हमला हो चुका है, वो जानती है कि हूथी को रोक पाना आसान नहीं है। अगर हम जहाज लेकर जाएंगे उस रास्ते से तो हूथी हमारे ऊपर हमला करेगा और हमारा माली और जान का नुकसान हो सकता है, और कोई भी बिजनेस कंपनी अपना नुकसान नहीं उठाना चाहती। तो हूथी का रेड सी में क्या खतरा है वो इस बात से समझ लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग एजेंसी, जिसको सिक्योरिटी देने की बात इजराइल भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, वो शिपिंग एजेंसी उस रास्ते से इजराइल के लिए हथियार ले जाने को तैयार नहीं है। अल अरबिया में एक छोटी सी रिपोर्ट छपी है, और अल अरबिया की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये सऊदी अरब का अखबार है, सऊदी अरब की वेबसाइट है, अखबार है, और सऊदी अरब के साथ हूथी की पुरानी लड़ाई रही है, लंबी लड़ाई लड़ी। अगर किसी ने सबसे लंबी लड़ाई हूथी से लड़ी है तो सऊदी अरब ने लड़ी है, और इतना पैसा, इतना हथियार होने के बावजूद वो हूथी को हरा नहीं पाए थे और लड़ाई रोकनी पड़ी थी। अल अरबिया की वो खबर कहती है कि सोफिस्टिकेटेड जो हूथी है, यानी हूथी जिस तरह से हथियारों से तैयार है, रेड सी में उसको रोक पाना आसान नहीं होगा। ये अल अरबिया कह रहा है, जो सऊदी अरब का अखबार है। जाहिर तौर पे सऊदी अरब को कायदे से पता है कि हूथी की ताकत क्या है, कम या ज्यादा, और उसका यह कहना है कि इतने सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं हूथी के पास कि उसको रेड सी के आसपास रोक पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। और यही वजह है कि अमेरिका भले वहां पर बम गिरा रहा है, लेकिन हूथी डरने का नाम नहीं ले रहा है। हूथी लगातार यह कह रहा है कि हम इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, और उसने इस हमले की शुरुआत भी कर दी है और कहा है कि इस बार कोई रेड लाइन नहीं है। पिछली बार तक हमने कोशिश की कि रिहायशी इलाकों पर हमला ना करें, लेकिन इस बार कोई भी रेड लाइन नहीं है, यानी हम इजराइल के किसी भी इलाके पर कभी भी हमला कर सकते हैं, और यह इजराइल के लिए अच्छा खासा नुकसानदायक हो सकता है। अल हूथी ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि टर्की, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूएई, ये सारे के सारे मुल्क ऐसे हैं जिनके इजराइल के साथ तिजारती रिश्ते हैं, बिजनेस के रिश्ते हैं, और ये सब इजराइल को फायदा पहुंचाते हैं। और बातें ये फलस्तीन की करते हैं, अगर ये इजराइल का बहिष्कार कर दें तो इजराइल के लिए वहां पर एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कैसे बहिष्कार करेंगे, वो तो अमेरिका और इजराइल के साथ ही खड़े हैं, भले पीछे से कुछ भी बोले, भले मंच पे कुछ भी बोले। अभी की बात है, एक बार फिर से यूएई ने कहा है कि इजराइल ने जो हमला किया है गजा के ऊपर, हम उसकी मलामत करते हैं, लेकिन ये मलामतें तो सिर्फ जबानी जमा खर्च हैं जो अखबारों में छपती हैं। असलियत यह है कि कभी वो फलस्तीन के साथ खड़े नहीं हुए, और अब तो यह भी कहा जा रहा है, कल भी मैंने आपको इसकी रिपोर्ट दी थी, मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने छापा था, आज कई अखबारों ने यह खबर छापी है कि यूएई अमेरिका के साथ लॉबिंग कर रहा है कि इजिप्ट का जो प्लान है गजा को फिर से बसाने का, वो प्लान ना माना जाए, गजा के लोगों को वहां से निकाला जाए, इजिप्ट और जॉर्डन में बसाया जाए, और गजा में वही हो जो अमेरिका चाहता है। जाहिर है रिविएरा बनेगा तो यहां के भी शेख जाकर वहां पर आराम से समंदर के किनारे अय्याशी करेंगे। अभी तक जिसके लिए अमेरिका जाना पड़ता है वो शायद रिविएरा में ही कर लें। तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना सबको पता है कि इजराइल लगातार हमले कर रहा है, और कल के हमले में भी 13 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें एक अबू हमजा शामिल हैं जो इस्लामिक जिहाद के प्रवक्ता थे। अक्सर उनका काफ़ी चेहरा ढका हुआ वीडियो आता था जिसमें वो प्रवक्ता के रोल में अपनी बातें कहते थे। अब उनकी कुछ और तस्वीरें आई हैं, कहा जा रहा है कि वो और उनके भाई का परिवार मारा गया है। इसके अलावा बच्चे बड़ी संख्या में मारे गए हैं, औरतें बड़ी संख्या में मारे गए हैं, और इजराइल का कहना है कि अब वो ग्राउंड इन्वेजन करेगा। ग्राउंड इन्वेजन का मतलब कि उसकी सेनाएं जमीन पर आएंगी, और जब सेनाएं जमीन पर आएंगी तो असली लड़ाई होगी। निश्चित रूप से हमास भी इस बात के लिए तैयार होगा कि अगर सेनाएं जमीन पर आती हैं, आमने सामने की लड़ाई होती है, तो जिस तरह से पिछली बार इजराइल को अच्छा खासा नुकसान हुआ था, इस बार भी उसको नुकसान हो। लेकिन मजेदार बात यह है, दोनों तरफ से जो मजेदार बात है उसको समझना चाहिए कि एक तरफ से नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि जंग तो चलती रहेगी, अंडर फायर होगा, जंग चलती रहेगी, लेकिन बातचीत भी चलती रहेगी। दूसरी तरफ हमास का यह कहना है कि हमने अपने दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं किए हैं, बातचीत चलती रहेगी। अमेरिका कह रहा है कि जो सीज फायर की बातचीत टूटी है उसके लिए सिर्फ हमास जिम्मेदार है, कुछ नहीं करना है। सीज फायर की जो शर्तें तय हुई थी पहली बार में,
उन शर्तों को उठाकर देख लीजिए। अगर हमास ने उन शर्तों का पालन न किया हो तो हमास गलत है, और इजराइल ने उन शर्तों का पालन न किया हो तो इजराइल गलत है। शर्तें बहुत साफ थीं कि पहले राउंड का जो सीज फायर चलेगा उसमें अदला बदली होगी, और उसके बाद इजराइल को अपनी आर्मी वगैरह हटाना शुरू करना पड़ेगा, परमानेंट सीज फायर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हुआ क्या? पहला राउंड का सीज फायर खत्म हुआ, इजराइल आर्मी हटाने के लिए तैयार नहीं था, उसने कहा और लोगों को रिहा करो। उस पर हमास ने कहा कि हमास से बात अमेरिका ने भी की थी, हमास ने कहा कि हम एक अमेरिकन इजरायली सैनिक को और 4 जो लाशें हमारे पास पड़ी हैं वो हम रिहा करने को तैयार हैं। अब आप बताइए सीज फायर की शर्तें किसने तोड़ी, किसने नहीं तोड़ी? लेकिन ठीक है, अमेरिका तो हर हाल में इजराइल के साथ खड़ा रहेगा, चाहे वो बाइडेन का समय हो, चाहे ट्रंप का समय हो। हम यही होते हुए देख रहे हैं और आगे भी यही होते हुए देखेंगे। लेकिन इजराइल में भी कम परेशानियां नहीं हैं। जो ही जंग शुरू हुई, जो ही जेनोसाइड फिर से शुरू हुआ, त्यों ही बेन ग्वेर खुश होकर फिर से सरकार में शामिल हो गया, और सरकार में शामिल होते ही उसको फिर से इंटीरियर डिफेंस का, यानी आप कह सकते हैं आंतरिक सुरक्षा का, या पुलिस मंत्री, जो भी आप कहना चाहें, उसको बना दिया गया। अब जो एजी हैं, जो वहां की आप कह सकते हैं चीफ जस्टिस हैं, उनका कहना है कि यह बिल्कुल सही नहीं है, लीगली गलत है। लेकिन नेतन्याहू ने इसकी परवाह किए बिना बेन ग्वेर को फिर से पुलिस मंत्री बना दिया। उधर पुलिस यानी सुरक्षा जो पूरा है शिन बेट का, उसके खिलाफ अलग बवाल चल रहा है। शिन बेट के चीफ को नेतन्याहू हटाना चाहते हैं, और कल रात 40,000 से ज्यादा लोग सड़क पे आ गए शिन बेट के चीफ के समर्थन में। यह तो आप जानते ही हैं कि इजराइल में 72% से ज्यादा लोग नेतन्याहू के खिलाफ हो चुके हैं। तो 40,000 से ज्यादा लोग जेरूशलम में सड़क पर आ गए नेतन्याहू के समर्थन में, और फिर पुलिस ने उनका ब्रूटल दमन किया। जो इजरायली अखबार लिख रहे हैं वो लफ्ज है एक्सट्रीम वायलेंस, यानी जबरदस्त तरीके से उनका दमन किया। जाहिर सी बात है कि इजराइल के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नेतन्याहू का क्या हाल है ये मैं आपको बताता हूं। एक इजरायली बिजनेसमैन ने यह स्वीकार किया है कि कतर से उसने पैसे ट्रांसफर किए थे सीधे नेतन्याहू का जो स्पोक्स पर्सन था उसके अकाउंट में, और नेतन्याहू के ऊपर इस तरह के करप्शन के तमाम आरोप लगे हुए हैं, जिससे बचने का एक ही तरीका है कि लगातार जंग चलती रहे, जो वो कर रहा है। जंग रुकी उस समय आपने देखा कि 72% लोग नेतन्याहू के खिलाफ हो गए। जाहिर सी बात है कि जंग अगर रुकी रहती, सीज फायर और आगे बढ़ता, जैसा कि होस्टेजेस की फैमिली डिमांड कर रही हैं, तो नेतन्याहू को कुर्सी छोड़नी पड़ती। जंग चलती रहेगी तो इसी बहाने मुकदमा भी टलता रहेगा और कुर्सी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। उधर हालत यह है कि सीरिया में जो इस्लाम का झंडा लेकर जोलानी साहब वहां के चीफ बने हैं, सीरिया के ऊपर इजराइल लगातार हमले कर रहा है, और बदले में वो सिर्फ इसकी मलामत कर पा रहे हैं, मजम्मत कर पा रहे हैं, बेहद महीन आवाज में, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन लड़ाई वो लड़ रहे हैं लेबनान से। लेबनान के साथ उनकी लड़ाई लगातार चल रही है, लेकिन इजराइल को जवाब देने या इजराइल से कोई लड़ाई शुरू करने की उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। नतीजा यह है कि सीरिया के बड़े हिस्से पर इजराइल लगातार कब्जा करता जा रहा है, बाकी पे टर्की का कब्जा है, और लेबनान से जो उनकी लड़ाई चल रही है उसमें भी उनके लोग मारे जा रहे हैं। तो सीरिया को तो एक मुल्क रहने ही नहीं दिया गया है, उसके बारे में क्या बात की जाए। वहां कंडीशन यह है कि आपस में ही लड़ाई चल रही है। अलवाइड्स रशियन कैंप में जाकर छुपे हुए हैं, शिया और जो बाकी हैं वो मुल्क से निकलने के चक्कर में हैं, और जोलानी ना इधर की कर पा रहे हैं ना उधर की कर पा रहे हैं। इजराइल और अमेरिका की मदद से टर्की ने उनको कुर्सी पे बिठाया है, और इसके बाद उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि इन तीनों को वो लगातार कोर्निश बजाते रहें, लगातार उनके सामने झुके रहें, उनके किसी भी हरकत का, किसी भी तरह का विरोध ना कर पाएं। इसके अलावा उनके पास कोई चारा है नहीं। लेबनान में जो कंडीशन है वो भी समझ में नहीं आ रही है कि क्या चल रहा है, क्योंकि एक बार फिर से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत कराने के मूड में है। जो मेरी समझ में वो है कि अमेरिका कतई नहीं चाहता है कि लेबनान से हिजबुल्लाह या कोई हिस्सा इस समय इजराइल के साथ जंग शुरू करे, क्योंकि उधर हमास पे वो हमला कर रहा है, हूथी लगातार हमला कर ही रहा है, ईरान को लड़ाई में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इस समय अगर हिजबुल्लाह भी हमला करता है तो इन सब के लिए एक दिक्कत पैदा होगी, इसलिए बातचीत और बाकी सारी चीजों में उलझाकर किसी भी तरह से हिजबुल्लाह को रोक के रखा गया है। जहां तक ईरान का सवाल है, कल वो पहला दिन था जिस दिन कोई धमकी नहीं आई, वरना तो लगातार ईरान को धमकियां आ रही हैं, ईरान जवाब दे रहा है। उधर से धमकी आ रही है जंग की, इधर से ईरान कह रहा है कि हम बातचीत तभी करेंगे
जब आप ये धमकियां देना बंद करो, चिट्ठियां आ रही हैं, चिट्ठी के जवाब की बात है। ईरान ने कहा था कि हम चिट्ठी को पूरी तरह से स्क्रूटनाइज करने के बाद, पढ़ने के बाद जवाब देंगे। अब देखते हैं वो जवाब क्या देता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जिसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे और रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर थे, और इसमें एक बार फिर से कहा गया है कि हम रीजनल, जो हमारा समझौता है, जो रीजनल हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, वो आगे भी करते रहेंगे। यानी रूस लगातार इशारा कर रहा है कि हम ईरान का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। जबकि पुतिन के साथ लंबी बातचीत हुई है ट्रंप की, कल हम सब जानते हैं, हालांकि उसमें कुछ बहुत निकल के नहीं आया। सिर्फ इतनी सी बात हुई कि फिलहाल कुछ दिनों तक, शायद 1 महीने तक, पुतिन ने कहा है कि हम यूक्रेन के जो स्ट्रेटेजिक ठिकाने हैं 1 महीने तक उन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन कोई सीज फायर जैसी सिचुएशन फिलहाल दिखाई नहीं देती है। हो सकता है सीज फायर हो भी जाए। लेकिन रशिया ईरान के साथ लगातार खड़ा होने के इशारे कर रहा है। चाइना में मीटिंग हुई थी रशिया, चाइना और ईरान की, उसमें भी यही बात कही गई थी। अभी फिर से रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, उप विदेश मंत्री जो हैं वो ईरान गए हैं, और ईरान में उनकी जो बातचीत हुई है, इरना जो स्टेट एजेंसी है उसने जो रिपोर्ट छापी है उसके हिसाब से उन्होंने रीजनल कोऑपरेशन को और मजबूत करने की बात की है। साथ ही यह खबर फैली थी कि अमेरिका ने ईरान का एक शिप डुबो दिया है। कहा जा रहा था कि ईरान का एक इंटेलिजेंस शिप था, यानी जासूसी का शिप था, जिसको अमेरिका ने डुबो दिया है। अब अमेरिका ने यह कहा है कि नहीं, यह खबर गलत है, हमने अभी फिलहाल ईरान के ऊपर किसी तरह का कोई हमला नहीं किया है, उनका शिप हमने नहीं डुबोया है। तो यह भी हो सकता है कि बड़बोला ट्रंप लगातार जो बातें करता है, जरूरी नहीं है कि वो करे ही। इसके पहले भी जब वो राष्ट्रपति नहीं था तो ईरान के साथ किसी लड़ाई के वो खिलाफ रहा है। यह बहुत मुमकिन है कि अभी भी धमकियां वो जरूर दे रहा हो, लेकिन ईरान के साथ सीधी लड़ाई करने को फिलहाल तैयार ना हो। हालांकि ट्रंप एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल काम है, और इस बार तो यह लग रहा है कि वो कुछ हाथों में खेल रहा है, कह रहा है कुछ और, कर रहा है कुछ और। कोर्ट में मामले फंसे हुए हैं, तमाम सारी दिक्कतें हैं, अभी कांग्रेस नहीं बैठी है, कांग्रेस के अंदर जवाब देने होंगे, लेकिन बातें लगातार बड़ी बड़ी कर रहा है। देखना होगा कि इसमें से कितनी बातें सही होती हैं, कितनी बातें गलत होती हैं। ऐसा लगता है कि जिस तरह से वो मस्क के हाथ में खेल रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करना है, या फिर यह हो सकता है कि अमेरिका में वो अपने तरह की तानाशाही स्थापित करना चाहे, जिसको आजकल सेल्फ कू कहते हैं। इसमें डेमोक्रेटिक तरीके से चुना जाता है, लेकिन डेमोक्रेसी को, संविधान को इस तरह से तोड़ मरोड़ दिया जाता है कि आप बिल्कुल तानाशाह की तरह हो जाते हैं। आप न कोर्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ना आप चाहते हैं कि कोर्ट आज़ाद हो, ना मीडिया आज़ाद हो, ना ही लोगों के पास बोलने की आज़ादी हो। यही काम नेतन्याहू ने इजराइल में किया है, अपने यहां भी यही काम करने की कोशिश की जा रही है, और यह भी मुमकिन है कि अमेरिका में ट्रंप भी यही करने की कोशिश करे। अब अमेरिका की आवाम, अमेरिका का विपक्ष ये सफल होने देगा या नहीं होने देगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया भर में डेमोक्रेसी का ज्ञान देने वाला अमेरिका अगर इस रास्ते पे चला जाएगा, तो फिर कम से कम उसके पास मोरल भाषण देने का कोई भी अधिकार नहीं रह जाएगा। तो फिलहाल ये हालात हैं, लड़ाई चल रही है, ग्राउंड इन्वेजन की बात है। अगर ग्राउंड इन्वेजन होता है तो जाहिर सी बात है कि हमास मुकाबले में उतरेगा, और फिर वही खून खराबा होगा जो 2 महीने पहले तक चल रहा था। इधर हुथी लगातार हमलों की बात कर रहा है, कह रहा है कि किसी भी तरह का कोई रेड लाइन इस बार नहीं है। तो यह भी मुमकिन है कि रिहायशी इलाकों पर वो मिसाइलें फेंके, और अगर उन मिसाइलों को रोकने में इजराइल कामयाब नहीं होता है तो भारी नुकसान भी हो सकते हैं। जहां तक रेड सी का मामला है, इतना क्लियर है कि इजराइल के लिए रेड सी से व्यापार करना या सामान मंगवाना एक बार फिर से मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में क्या सऊदी अरबिया और यूएई फिर सामने आएंगे और अपना ज़मीनी रास्ता अवेलेबल कराएंगे इजराइल में सामान पहुंचाने के लिए? ये देखना होगा। ज़बानी जमा खर्च से आगे बढ़ते फिलहाल तो ये नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। रहा सवाल ईरान पर अटैक का, तो अभी फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उसमें ईरान पर अटैक की कोई बात दिख नहीं रही है। लेकिन इजराइल और अमेरिका को आप जानते हैं, किसी भी तरह का कोई भरोसा करना मुश्किल है। अगर ईरान पर अटैक होता है तब तो बड़ी जंग से कोई भी मिडिल ईस्ट को रोक नहीं सकता। तो अभी तक इतनी ही खबरें हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, जैसे जैसे खबरें आती हैं मैं आपको अपडेट करता हूं और आगे भी अपडेट करता रहूंगा। हमारे वीडियोस अगर आपको लगता है काम के हैं तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। जुड़िए हमसे, ताकत बनिए, ताकि हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच कह सकें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।